हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। के बारे में हम लोग डिस्कस और हम लोग बात कर रहे थे पावर पावर एंड क्षेत्राधिकार कार्य पावर। अब देखिए हमने क्या बात की, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट काम करते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट अधीनस्थ न्यायालय। और अधीनस्थ न्यायालय जो है सिविल मामले, सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर के संदर्भ में भी। तो अब हाई कोर्ट के पास क्या क्या पावर है, ठीक है। तो हमने बात किया था कि हाई कोर्ट का पहला जो क्षेत्राधिकार है, जुडिक्शन है, ओरिजिनल जूरिसडिक्शन, इसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है ऐसे मामले हैं जो सीधा हाई कोर्ट के पास आप ले जा सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अर्थात वो आप लेकर के सीधा सुप्रीम में जा सकते हो, जरूरी नहीं कि पहले आप हाई कोर्ट में जाए। तो हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुडिक्शन या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन से मामले आते हैं? तो अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का मामला है, वायलेशन टू द फंडामेंटल, कल हमने बताया था कि अगर किसी व्यक्ति फंडामेंटल राइट का, तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत वो सीधा हाई कोर्ट में ले जा सकता है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की जरूरत, उसके लिए भी जरूरी नहीं पहले हाई कोर्ट जाए, तो सीधा। तो अगर कोई फंडामेंटल राइट का मामला तो आप सीधा हाई कोर्ट के पास ले जा सकते हैं। दूसरा मामला समझिएगा कि अगर बच्चों कोई अधीनस्थ न्यायालय में, अधीनस्थ, और आपको मैंने क्या बताया था, जिला स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो सेशन, जिला और सत्र न्यायालय, जिसका प्रमुख होता है डिस्ट्रिक्ट जज, जज बोलते हैं। हर जिले में सबऑर्डिनेट कोर्ट की सबसे बड़ी कोर्ट होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन, जिसका प्रमुख डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जिसका प्रमुख जो होता है डिस्ट्रिक्ट। और डिस्ट्रिक्ट जज जब सिविल मामले सुनता, कोई सिविल और जब आपराधिक मामला सुनेगा तो इसको सेशन जज। इसके दो नाम,
इसका डिस्ट्रिक्ट जज जब कोई सिविल मामला सुनेगा, सिविल का डिस्प्यूट सुनेगा, इसके पास आएगा तो डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे, और जो कोई क्रिमिनल मामला सुनेगा, आपराधिक मामला सुनेगा, तो उसको सत्र न्यायाधीश के नाम से जानते हैं। जैसे जब जिले का जो एग्जीक्यूटिव हेड है, ये जुडिशरी हेड है, क्योंकि भारत में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच सेपरेशन, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सेपरेशन अनुच्छेद 50 में डीपीएसपी पढ़ा होगा। अनुच्छेद 50 जो डीपीएसपी है, वहां से जो है जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव का, न्यायपालिका का सिस्टम अलग है और एग्जीक्यूटिव का सिस्टम। अगर आप जुडिशरी सेक्टर में जाना चाहते हो तो उसके लिए एलएलबी होना कंपलसरी है, और अगर एग्जीक्यूटिव सेक्टर में जाना चाहते हो तो आप ग्रेजुएट हो एनी स्ट्रीम में, आर्ट, कॉमर्स, साइंस किसी में हो सकते हो, उसमें कोई डिस्टर्ब। इन जुडिशरी में जाओगे, चाहे आप मुंशी मजिस्ट्रेट बनो ना, एक एग्जाम होता है एपीओ का नाम सुना होगा, सुना है किसी ने? एपीओ। एक होता है पीसीएस जे। तो अगर किसी राज्य की जुडिशियल सेवा जज बनना चाहते हो, हमें न्यायपालिका में जाना है लोगों को, और लॉ ग्रेजुएट होने के बाद फिर किसी राज्य के जुडिशरी का आप एग्जाम, दिल्ली जुडिशरी का भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन वहाँ इंग्लिश मीडियम में होता है, हिंदी मीडियम वाले बता दिया। और एक होता है एपीओ। दोनों के लिए लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। ये दोनों लोक सेवा आयोग करवाती है, हर राज्य का अपना लोक सेवा। एपीओ को बोलते हैं असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर, सहायक अभियोजन अधिकारी, और इसके एपीओ के नीचे प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, अभियोजन अधिकारी, ये प्रमोशन होती है। इसको बोलते हैं असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, सहायक अभियोजन अधिकारी। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जब पुलिस कोई एफआईआर दर्ज करती है, एफआईआर दर्ज, एफआईआर समझते हो? कोई अपराध करोगे तो पुलिस उसकी एफआईआर आईपीसी के सेक्शन में, जो आपने अपराध घटित किया है, सेक्शन जो आपके ऊपर हुआ है, उसको कैसे मजबूत किया जाए जिससे कि सरकार का डिफेंस बेहतर हो कि हाँ इन्होंने ये मदद यही लोग करते हैं। थाने में एसएचओ को बताते हैं कि हराए और मजबूत करिए जिससे आपका केस मजबूत हो जाए, और थाने में कोर्ट में आपको लताड़ना पड़े कि आपने गलत लगाकर अंदर उस केस की मजबूती हो। क्योंकि इनके थाने में जो एफआईआर लिखता है वो सीनियर मुंशी होता है, उसको मजबूती यही लोग देते हैं। ठीक है, अगर ये एसएचओ को फोन, अगर आपको किसी केस में अरेस्ट कर लिया गया है ना, तो अगर ये फोन कर दे भैया देख लेना जाए, तो ये जो होते हैं थाने को सपोर्ट करते, थाने वाले इनकी बात को सुनते भी। सर मतलब जो अवैध जमानत दी जाती है वो इन्हीं प्रावधान है कुछ राज्यों में, ठीक है, कि अग्रिम जमानत उसमें हो जाती, बाद में बात करेंगे। तो एक तो यहां पर ये हो गया, तो यहां पर एक तो फंडामेंटल राइट का सीधा जिला में सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होता है। जैसे आपने पढ़ाया था एक एडीएम प्रशासन भी होता है, एडीएम वित्त भी होता है, एडीएम रेवेन्यू भी होता है, कई पद होते हैं ना, सबके अलग अलग कार्य होते हैं। एडीएम पंचम, एडीएम 6 ऐसे होता है, और इसके नीचे एसडीएम होता है, इसके नीचे तहसीलदार होता है रेवेन्यू का, तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार,
नायब तहसीलदार के नीचे कानून गो, जिसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर बोलते, और इसके नीचे होते हैं लेखपाल, जिसे हम पटवारी के नाम से जानते हैं। तो वैसे सबॉर्डिनेट कोर्ट में और तमाम से जज होते हैं, जैसे ये सारे लोग इसी की मदद करते हैं कि वैसे होते हैं जो आपका सीधे एडीजे बनते हैं, सब इसी के अंदर। अभी अब पढ़ाऊंगा, जिला कोर्ट पढ़ाऊंगा। तो एक तो अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट में कोई ऐसा मामला चल रहा है, अर्थात अगर अधीनस्थ न्यायालय सबॉर्डिनेट कोर्ट अधीनस्थ चल रहा है, उस केस में कोई लॉ का प्रतिनिधित्व है, कोई कानून की व्याख्या का प्रतिनिधित्व, अर्थात उसमें किसी लॉ का प्रतिनिधित्व, प्रावधान, मेरा मतलब है कि अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट में कोई ऐसा केस आया है, चाहे रेवेन्यू का है चाहे क्रिमिनल का है, और उसमें जो है कोई ऐसा क्वेश्चन रेज हुआ है जिसमें इंटरप्रिटेशन टू द लॉ, तो वो सीधा वो भी हाई कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएगा, अपीलीय में नहीं आएगा कि उसकी अपील की जाएगी। अपील तब की जाएगी जब अधीनस्थ कोर्ट सुनवाई, तो चाहे यस करे चाहे नो करे, तभी तो आप अपील करोगे, अपील करोगे। यहां पे आप लोग बहुत ज्यादा घूमा मत करो, बहुत सख्त, यहां सीधा कंप्लेन आती है, सीधा आओ तो क्लास में आओ, ठीक है ना। हाँ, तो वास्तव में देखो यहाँ बहुत सख्त इंजेक्शन बहुत। तो देखिए, तो अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन आया है जिसमें जो है किसी लॉ के एक्सप्लेन का क्वेश्चन निहित है, तो सीधा हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुडिक्शन में, तो अपीलियम नहीं आएगी, पहले सबॉर्डिनेट में अपील होगी, फिर हाई कोर्ट में, वो सीधा मामला हाई कोर्ट के पास चला जाएगा, मामला हाई कोर्ट के पास चला जाएगा। अच्छा, हम लोग बात करें बेटा हाई कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, कल बात किया था। और तीसरा मामला है, तीसरा क्या मामला है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद के सदस्यों के चुनाव है, स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब है, और आपने एमएनसी का नाम सुना होगा, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा, तो सीधा हाई कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएगा, वो सीधा हाई कोर्ट ही के पास जाएगा, लोअर कोर्ट में नहीं। जैसे अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और आपके कोई भी रिश्तेदार, पापा, कोई ताऊ मेरठ और हापुड़ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, कल को चुनाव को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाता, कोई विवाद हो जाता है, तो आपके चाऊ ताता जो भी हैं वो उसको चुनौती राज्य के हाई कोर्ट में करेंगे, और मेरठ हाई कोर्ट की जुडिशरी इलाहाबाद लगती, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसकी चुनौती। तो तीन प्रकार के ऐसे मामले हैं, तीन ऐसे मामले हैं, दे आर ओरिजिनल, क्लियर। ये सब यूपीएससी के स्टेटमेंट वाइज हाई कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्र मामले आते हैं, क्लियर। तो पहला हाई कोर्ट का जुडिक्शन हो गया, ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तीन मैटर,
इफ एनी मैटर रिलेटेड टू द फंडामेंटल, दूसरा if any matter related to the subordinate code that raise the question of law for the interpretation, clear। तीसरा है कि election disputed of member of parliament and state legislature, जैसे हमने आपको पढ़ाया था कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति डिस्प्यूट होगा तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा। ध्यान रखिएगा। प्रथम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ये हो गया। इट जुरिडिक्शन ऑफ द हाई jurisdiction of the high क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार। सर जरा इसका कलर चेंज कर दो। नहीं दिख रहा। कोई दूसरा कलर उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार, समझिएगा। रिट समझते हैं आप लोग? रिट का मतलब समझते हैं? रिट का मतलब क्या मैं समझाता, देखिए। अभी मैंने बताया कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन या सरकार आपके मूल अधिकार में कोई रिस्ट्रिक्ट, तो अभी हमने बताया है आर्टिकल फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए पांच प्रकार की दायर पढ़ाया है। 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, प्लस हाई कोर्ट के नीचे जो कोर्ट काम कर रही है, तो हाई कोर्ट के नीचे कई प्रकार के न्यायालय हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय कार्य कर रही है। कोई अधिकरण कार्य कर रहा है, अधिकरण को हम बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, ट्रिब्यूनल कार्य कर रहा है कि अगर हाई कोर्ट के नीचे कोई ट्रिब्यूनल काम कर रहा है, राज्य का कोई ऐसा अथॉरिटी काम, पदाधिकारी, अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, कोई पदाधिकारी काम कर रहा है और इनके द्वारा, इन सबके द्वारा कोई रिट जारी की जाती है, समझिए, कोई रिट जारी की जाती है, कोई आदेश दिया जाता है, कोई आदेश दिया जाता है, कोई ऑर्डर किया जाता है या कोई निर्देश दिया जाता है। किसी मामले
दिया जाता है, और अगर उससे हम उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन टू द फंडामेंटल राइट, तो सीधा वो हाई कोर्ट के रिट जुडिक्शन के अंतर्गत वो मामला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर क्या है? एक तो रिट जुडिक्शन के सबऑर्डिनेट कम्युनिटी कोई ट्रिब्यूनल कार्य करता है, जैसे राज्य सरकारों को यह अधिकार है, राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि राज्य सरकारों को कि उनके कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिए किसी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना है कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसका गठन आगे पढ़ाएंगे 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया 323 क्लास ए के अंतर्गत। तो जो केंद्र सरकार के कर्मचारी उनकी सेवा शर्तों संबंधित अगर कोई तो पहले कैट के पास जाएगा, कैट के पास जाएगा, उसके बाद वो मामला हाई कोर्ट के पास, कैट के खिलाफ आप फिर हाई कोर्ट जाओगे। ऐसे राज्य सरकार के द्वारा तमाम से ट्रिब्यूनल, अभी बताऊंगा ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। तो ट्रिब्यूनल राज्य सरकार के अंदर या हाई कोर्ट के नीचे ही काम करते हैं। इसी प्रकार तमाम फैमिली कोर्ट का नाम सुना होगा ना, फैमिली कोर्ट गठित होती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन देखा होगा, तमाम से मामलों के लिए होता है ना। तो जो हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट काम कर रहा है, ये भी पढ़ा दूंगा उसको, कोई ट्रिब्यूनल काम कर रहा है या राज्य का कोई पदाधिकारी काम कर रहा है, ऑफिसर्स काम कर रहा है, और उसने तो ऑफिसर तो रिट नहीं जाए, क्योंकि रिट तो हाई कोर्ट जल्दी करता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट करता थी, आदेश और आपको लगता है कि आपके उससे फंडामेंटल राइट हुआ है, तो ये जो है हाई कोर्ट के रिट जुडिक्शन के अंतर्गत आएगा। ये अपीलीय में नहीं आएगा कि अपील करोगे, ये सीधा हाई कोर्ट के पास इस प्रकार। क्लियर? तो पहला हमने ओरिजिनल जुडिक्शन, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस प्रकार के मामले वहां तक। अब आप लोग समझिएगा, तीसरा है इसको समझना, अपीलीय जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तीसरा है न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय जुडिक्शन ऑफ द, देखिए सबऑर्डिनेट कोर्ट से बड़ी कौन, अब हाई कोर्ट में सबऑर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ, अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ उसकी अपील कहां की जाएगी? हाई कोर्ट में की जाएगी। और अपील दो प्रकार के मामलों में होगी, एक तो सिविल मैटर में, सिविल दीवानी क्रिमिनल फौजदारी, तो है सबऑर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। अपील
की जा सकती है। सपोज करिए तुम्हारा कोई मामला, समझिएगा ये तो तुम्हारा कोई मामला सिविल का मामला जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था, सेशन कोर्ट में चल रहा था। एक तो जीतेगा एक तो हारेगा, तो जो हारा अब उसकी अपील कहां करेगा? तो सिविल मामले में किसी प्रकार का आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं। उसकी अपील जो है हाई कोर्ट में, अर्थात अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा, सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा किसी भी वो हमारी हाई कोर्ट में की जाती है, हाई कोर्ट में की जाती है। अब यहां पर किस प्रकार की अपील की जा सकती है? तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई सेशन कोर्ट में कोई आपका आपराधिक या फौजदारी मामला चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के यहां आपका कोई आपराधिक मामला चल रहा है, या डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे होता, इसके नीचे जैसे एडीएम नहीं होता है, उसी तरह इसके नीचे होता है एडिशनल सेशन जज होते हैं। सेशन मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब इसको समझाएंगे पूरी हालत। डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे एडीजे होता है। तो अगर इन दोनों कोर्ट में कोई आपका आपराधिक मामला चल रहा है और उस आपराधिक मामले में 4 वर्ष 7 वर्ष से ज्यादा के दे दिया है, तो उसकी अपील कहां की जाएगी? सीधा हाई कोर्ट के पास जाएगी। सीधा वो अपील हाई कोर्ट के पास 7 वर्ष या उससे अधिक का दंडा उसके विरुद्ध अपील हाई कोर्ट में की जाएगी। क्लियर? लेकिन अगर इन दोनों कोर्ट ने डेथ ऑफ सेंटेंस की सजा दे दिया, तो जब तक हाई कोर्ट, अब जब तक हाई कोर्ट उसको जस्टिस और यहां अपील करोगे तभी आपको रिलैक्स। लेकिन अगर इन लोगों ने किसी व्यक्ति को जो है आपको डेथ ऑफ सेंटेंस की सजा दे, तब उसकी अपील वहां होगी। अपील करे ना करे, जब तक हाई कोर्ट उसके डेथ ऑफ सेंटेंस को प्रूफ नहीं करेगा, तब तक उसको मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। क्लियर? तो जनरली जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ जो है 2 प्रकार के मामले पर वहां पे अपील की जाती है, और हाई कोर्ट के नीचे जो हमारे महानगर होते हैं वहां मेट्रोपॉलिटन जज भी काम करते, वहां के हाई कोर्ट में की। क्लियर? और जबकि हमने सुप्रीम कोर्ट में बताया था, सुप्रीम कोर्ट में कई प्रकार के मामलों में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? सुप्रीम कोर्ट में जो है 4 प्रकार की अपील वहां पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? एक तो बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में
4 प्रकार की अपील होती है। कॉन्स्टिट्यूशन मामले में अपील होती है 136 में जो है, 136 में अपील इन हाई कोर्ट टू इन द सिविल मैटर। देखिए, जब आप पढ़ो तभी हम बीच बीच में क्लास इसीलिए लेते हैं, अपने अनुभव का ज्ञान देने के लिए। जब कंपैरेटिव स्टडी पढ़ोगे आप लिंक को समझ पाओगे, एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ने का, तभी यूपीएससी को हिला पाओगे। अदरवाइज यूपीएससी को चाहे प्री हो चाहे मेन, कंपैरेटिव स्टडी एक बार कर लोगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत। जैसे जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का जज शपथ लेता, उसी अब ये तो इसी प्रकार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछेगा ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में। और पॉलिटी जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ें, देखिए जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो उसमें टॉपिक सेकंड पेपर में है कॉन्स्टिट्यूशन जो मेंशन है, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस, आपके प्री और मेंस में शामिल है, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में डिफरेंस है, तो जैसे मैं बता दूंगा कभी बीच में कैसे आप लोग पढ़ाई करोगे ना, तो जैसे जब आप पढ़ते हो यूनियन गवर्नमेंट के, उसी समय स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कंपैरेटिव स्टडी कर लो, ठीक है ना, कंपैरेटिव स्टडी कर लो गवर्नर और राष्ट्रपति के पावर में, और इसी समय आप जो है आपका तैयार हो जाता। सर लेकिन इसके साथ तो एक और चीज जुड़ी हुई इंटरनल सिक्योरिटी है, इसी भी जुड़ा हुआ। इंटरनेशनल रिलेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट का टॉपिक हमारी फॉरेन पॉलिसी से करंट, भारत और नेबरिंग जो कंट्री उनके सेकंड पेपर में मेंस में 2 या 3 क्वेश्चन आईआर से आते हैं, ठीक है। और आप उठा के देखिए, यूपीएससी की बात कर रही है, आप उठा के देखिए सारे करंट से क्वेश्चन आते हैं, कोई ट्रेडिशन से नहीं आता कि आप फंडामेंटल राइट तैयार कर लिया। जैसे अभी चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहा है, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ा इलेक्शन कमीशन के पावर एंड फंक्शन पे बनेंगे ना, तो थोड़ा सा अगर आप अप्रोच ठीक हो, पढ़ाने वाले ठीक, बहुत ज्यादा दिक्कत का काम। लेकिन कंपैरेटिव स्टडी एक बार आप कर लो, जैसे जब हम इंडिया के प्रशासन की बात करते तो अमेरिकन 2-3 देशों का हम कंपैरेटिव का तुलनात्मक अध्ययन पढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव और अमेरिका डिफरेंस। जैसे भारत में भी राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया, पीसीएस में नहीं है, और पीसीएस में अब तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हट गया है, तो वहां पर तो पॉलिटी सेकंड पेपर में है ही है, और जो फिर
या टूरिज्म पॉलिसी है, और वो इतना करंट का टॉपिक है कि अगर वो 5वां पेपर तैयार कर लो 200 नंबर का, तो मैथ के बराबर क्वेश्चन। 6 पेपर जो इकोनॉमिक्स वगैरह जुड़ गया है, वो थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है उसमें से, और तो सरल है। चलो, मतलब कंपैरेटिव टू यूपीएससी बहुत। देखिए, अगर देखा जाए अप्रोच सही, तो आप आज जाकर सर्च करिएगा आपका 22 से 24 साल के बीच या 25 साल, और उत्तर प्रदेश पीसीएस का फंडा उठा के देखो, यहां जब बूढ़े हो जाओगे 30 साल के रेशियो, यहां इंटरव्यू 30 साल से शुरू होता है। हम खुद भुक्तभोगी हैं उसके। 22 से 24 के बीच सिलेक्शन का रेशियो, तो यहां पे थोड़ा जो हर चीज का एक सिक्रेसी था, तो अगर वो समझ गए ना कोई, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको समझने में इतना समय लग जाता है। और आज तो डिजिटल ही रहा है, इतना ज्यादा मैटर हो गया, तो हम तो और, जैसे अभी कल जो है, जो मेरठ मंडल के ज्वाइंट डायरेक्टर त्रिपाठी सर का मेरे पास फोन आया था कि आप जो है हमें, जो अगला सेशन शुरू होगा 24-25, क्या शुरू करेंगे, पहले मेंस पढ़ाएंगे। है हम लोगों का एक कि तुम लोग सारे सीनियर लोग आए हो, मेरठ में 6 जिले हैं, सब लोग एक प्लान बनाकर आप हमारे पास भी कि 5 महीने का, 5 महीने, तो उन्होंने अगस्त से बताया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मेंस कम फ्री होगा। और बच्चों का अगर हम मेहनत कराकर, तो उनका मेंस, क्योंकि लिखना उनको, और लिखना एक दिन में नहीं आता, कला है, जितना रगड़ोगे उतना दोबारा वो आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे जैसे सीनियर होते जाओगे, पिछला नोट आपका बेकार होता जाएगा, क्योंकि आपका आईक्यू बढ़ चुका होता है ना। तो अब के लिए वही है, सब लोगों से कहा है, हमने सबको फोन किया कि सब लोग बना के दे। 5 महीने में चलेगा, और फिर जनवरी से लेकर मई तक जब तक एग्जाम, तो बहुत अच्छी रणनीति, अगर इस रणनीति, और उसके लिए हमें अच्छे टीचर मिल गए, तो टीचर तो हैं, लेकिन जो उस पोटेंशियल दम होना चाहिए ना, तो उस तरीके से अभी हमने तो जज किया है। क्यों? क्योंकि हम खुद टीचर हैं 18 साल, तो हमें तो जल्दी कोई जजता नहीं जब तक हमारी इक्विवेलेंट ना हो, उसके अंदर कैपेबिलिटी पढ़ाएं तो है, लेकिन अपने कोशिश करेंगे कि हो, जिससे कि अगर आप मेहनत करोगे तो वहां तक पहुंच। हमेशा देखिए, आप किसी जो ऐसा कहता हम मेंस की तैयारी करते हैं, मेंस पढ़ते हैं, मेंस और प्री में कोई अंतर नहीं है, बस मेंस में कॉन्सेप्ट क्लियर होना, फैक्ट निकाल लो वही तो प्री हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फैक्ट में कोई दिक्कत, फैक्ट रटा है तो स्लिप भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो खूब पढ़ो, किसी टीचर के नोट्स पे ही निर्भर ना, किसी कोचिंग वाले के नोट्स पे निर्भर। हम लोग भी पढ़ते हैं, हम भी किसी को फॉलो करते हैं,
कहाँ से पढ़ते हैं ना। और हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, तो जो अच्छी चीज किसी के वीडियो लेक्चर की अच्छी तरीके से तैयार करके आते हैं कि आप उसकी मदद ले सकते हो, कोई बात नहीं है, तब आपके लिए बेहतर, ठीक है। तो ये आगे बता देंगे। तो ये दो हाई कोर्ट की के जो सबॉर्डिनेट को कोर्ट की जो अपील हाई कोर्ट में की जाती है। तो तीसरा हाई कोर्ट का जुडिक्शन है अपीलीय जुडिक्शन इन द हाई कोर्ट। क्लियर। अब एक अगला बड़ा इंपॉर्टेंट, अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगला क्या है, इसको सब लोग लिख लीजिएगा। क्षेत्राधिकार, या लिख लो, नहीं ऐसे लिखो, सुपरिंटेंडेंट जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, सुपरिंटेंडेंट जुडिक्शन ऑफ द, इसका मतलब समझते हो, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करते हैं। हम हमको सुपरिंटेंडेंट, हमारे सर को डीएसडब्ल्यू को, हम किसी क्लर्क के अधीनस्थ काम नहीं करते, कोई क्लर्क हमको आदेश नहीं दे सकता, हम उसके सुपरविजन में, हम डीएसडब्ल्यू सर के सुपरविजन में है। और जो डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, कोई भी चीज होगी तो पहले सर से पूछ करके, हाई कोर्ट के पास जो है सुपर, दो दृष्टि से कर सकता है, एक तो जुडिशियल और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव। और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक दृष्टिकोण से का सुपरिंटेंडेंट करता, कैसे करता है इसको यहां पे थोड़ा से, और ये पावर कहां है हाई कोर्ट के पास, 227, 227 में ये जो उनको न्यायिक दृष्टि से भी सुपरिंटेंडेंट, इनको आदेश और निर्देश दे सकता है, और प्रशासनिक दृष्टि से भी इनको कंट्रोल। अब यहां समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच से सुप्रीम कोर्ट कोई भी कंट्रोल, हाई कोर्ट जो होता है और प्रशासनिक दृष्टि से भी कंट्रोल। अब तुम कहोगे प्रशासनिक दृष्टि से कैसे, वहां तमाम प्रकार के एम्प्लॉय होते कि नहीं होते, बाबू भर्ती किए जाते हैं, स्टेनोग्राफर भर्ती किए जाते हैं,
इनकी मैनुअल क्या होगी, ऑफिस के लिए कोई फीस क्या होगी, किसी आएगी, और इनके नीचे जो एम्प्लॉय काम करें उनकी हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। कई बार जब भर्ती होती है तो भर्ती भले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज के हाई कोर्ट के द्वारा ही किया। मतलब सर जो भर्ती का हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही होगी, लेकिन तो प्रशासनिक का मतलब इनका जो प्रक्रिया होगी, प्रोफाइल कैसे ली जाएगी, किसी काम की भर्ती कैसे की जाएगी ना, इनको जो है इनको प्रशासनिक दृष्टि से भी कंट्रोल किया। सर हाँ, जैसे कि इलाहाबाद आरओ के इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर कर्मचारियों की भर्ती कभी वैकेंसी निकलती है, तो वो हर डिस्ट्रिक्ट का अधिकार है, डिस्ट्रिक्ट कराता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट का है, डिस्ट्रिक्ट नहीं कराएगा क्योंकि ये सब वहां व्यवस्था हो सकती है, तो किसी एजेंसी को दिया जा सकता है, उसका सुपरविजन हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, जिससे निष्पक्ष तरीके से भर्ती, क्योंकि बीच में जब हाई कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अधिकार दिया गया, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बड़ी बदनामी, तो हाई कोर्ट ने अपने हाथ गार्डिंग ऑफिस की भर्ती कर दी। ठीक है, जैसे अब क्या है, पहले तमाम से अधिकारियों को अधिकार था वो अपॉइंटमेंट करवा सकता था, नहीं अब किसी भी अधिकारी को भी नहीं है कि किसी का अपॉइंटमेंट एज ए क्लर्क के रूप में, संविदा और ऐसे आउटसोर्सिंग तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर पहले से, तो ये था, तो 227 में बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल अप्रोच पर ये हो गया। अगला क्या है, उच्च न्यायालय एक अभिलेख अभिलेख is the court of record कार्ड किस 215 में एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। 200 इसमें प्रावधान है, रिकॉर्ड के रूप में काम करता है, किस अनुच्छेद में, तो पास क्या पावर है, इसमें हाई कोर्ट के पास क्या पावर, देखिए इसमें हाई कोर्ट के पास क्या पावर है, किसी भी मामले में वो सबऑर्डिनेट कोर्ट पे अप्लाई लिखित रूप में रखे जाएंगे। ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द रिटर्न फॉर्म लिखित रूप में रखे जाएंगे। जो भी हाई कोर्ट के निर्णय होंगे, और दूसरा जो अधीनस्थ कोर्ट काम कर रही है
वहां पर उसको लागू किया। जैसे अगर किसी मामले, चाहे रेवेन्यू का है, क्रिमिनल का है, उसी प्रकार का मामला आपका तो सबॉर्डिनेट कोर्ट का जज दूसरा क्या है, पहला तो ये है लिखित रूप में होगा, और हाई कोर्ट के आदेश या निर्देशों का पालन नहीं करता, उसे बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ, की अवमानना करता है, अवमानना जिसे बोलते हैं। तो हाई कोर्ट उस काम के लिए उसे दंडित कर सकता है, पनिशमेंट। हाँ, आप जो है क्रिटिक्स करते हैं, और क्रिटिक्स स्वस्थ क्रिटिक्स नहीं है, उसका जैसे कहते हैं कि नहीं ये, तो उसकी अवमानना मानी जाती है, तो उसको अवमानना मानी जाती है। अर्थ है कि आपने उस जहां पर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ऐसे काम के लिए उसे पनिशमेंट किया जा सकता, जेल भी भेजा जा सकता। मानहानि करना, आपके खिलाफ इस प्रकार के प्रोपेगेंडा का प्रयोग करना, तो आप उसकी स्वस्थ आलोचना तो कर, लेकिन बड़े पैमाने पर उसका क्रिटिक्स नहीं कर सकते, सारा धमाका ये सब चीजें करोगे तो उसके लिए आपको कोर्ट दंडित की। कुछ इस समय डिस्प्यूट भी हमारी न्यायपालिका के साथ, अलग हो। अब आप भी नहीं इधर समझ लो, चलो समझ में आ गया। तो ये क्या है, जैसे 129 में सुप्रीम कोर्ट करता है, उसी तरीके से 215 में हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में काम, ठीक है ना। हमारी मीटिंग है ना, थोड़ा सा मैं जाना पड़ेगा, ज्वाइंट डायरेक्टर की मीटिंग है, वहीं से सर आ गए हैं अभी मैथ वाले, ठीक है। इसको